हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एसीआई के एक यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर नंबर 1 डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। कुछ तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फीड के बारे में पढ़ना है और फिर कैटल की कुछ ब्रीड्स पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं और राशन के टाइप की बात करेंगे। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, कंजप्शन और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है, कंटिन्यू कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना और उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी के काम में लेना या एनर्जी का फॉर्मेशन करना, तो क्या बोला जाएगा, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेटा न्यूट्रिशन का एक जो पार्ट होता है, एक टाइम के लिए जितने खाने की रिक्वायरमेंट होती है, एक दिन में जितने खाने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोला जाएगा, राशन बोलते हैं। क्या, एक दिन या 24 आवर में किसी भी एनिमल के लिए जितना खाना जरूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, राशन बोलते हैं। डाइट क्या होती है, वो फूड का अमाउंट जो एक टाइम पर एनिमल कंज्यूम कर रहा है, अमाउंट जो एक टाइम पर एनिमल कंज्यूम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। अब बेटा राशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, सबसे पहले लिबरल फीडिंग होनी चाहिए, मींस इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा हो गया कभी बहुत कम हो गया। इट शुड बी प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में ड्राई पाउडर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रीन पाउडर भी प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए। क्लियर है ये बात है। तो क्या क्या चीजें, बैलेंस होना चाहिए, पेलेटेबल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, मींस स्वादिष्ट या टेस्टी होना चाहिए खाना, ताकि ताकि बस उसको आराम से खा सके। लेक्सेटिव होना चाहिए, लेक्सेटिव मींस रेचक होना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं करे एनिमल्स के अंदर। और इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिक होने से मतलब ये नहीं है कि आप पशुओं को बादाम खिला रहे हो, वो होना चाहिए जो न्यूट्रिशन के साथ साथ फार्मर अफोर्ड भी कर पाए। ये सब क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए राशन के। क्लियर है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ राशन के टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन वो होता है जो बेटा पशु को अपने नॉर्मल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर है। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे पशु कुछ नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन भी नहीं है उसका, किसी का खेती के काम में भी नहीं आ रहा है, उस टाइम पर उसको जितने राशन की जरूरत होती है उसको क्या बोला जाएगा, मेंटेनेंस राशन। कितना है 1 से 1.5 kg कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बेटा ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो बेटा एक्सक्रीशन में जो मिनरल्स को लूज कर रहा है ना, वो वापस से गेन हो जाए, इसके लिए दिया जाता है कौन सा, मेंटेनेंस राशन। फिर दूसरे टाइप के राशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन में बेटा जब कोई भी एनिमल जो प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, प्रोडक्टिव वर्क मींस या तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा या फिर कोई स्पेशल वर्क कर रहा है। तो बेटा ये काऊ के लिए, केटल के लिए तो 3 लीटर मिल्क पर 1 kg कंसंट्रेट दिया जाता है। कितना, 3 kg मिल्क के लिए 1 kg कंसंट्रेट दिया जाता है। और बफेलो में 2.5 kg मिल्क पर 1 kg कंसंट्रेट दिया जाता है। कितने, 2.5 kg मिल्क पर 1 kg कंसंट्रेट दिया जाएगा। केटल के लिए मिल्क के प्रोडक्शन पर 1 kg कंसंट्रेट दिया जाएगा। वर्क की बात करें तो बेटा नॉर्मल वर्क अगर कर रहा है तो 1.5 kg कंसंट्रेट दिया जाता है, और अगर हेवी वर्क कर रहा है एनिमल तो इसके लिए 2 kg कंसंट्रेट अवेलेबल करवाया जाता है एनिमल को। अब बेटा बात करें आगे रिप्रोडक्शन राशन की। तो रिप्रोडक्शन राशन जब बेटा कोई भी फीमेल है वो प्रेगनेंसी की स्टेज में है, तो उस टाइम पर जो भी राशन दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन राशन। तो प्रेगनेंसी का टाइम कौन सा होगा या कब दिया जाएगा ये, जब बेटा या तो 6 मंथ में हो या 5th मंथ के बाद की बात हो। प्रेगनेंसी कौन से, या तो 6 मंथ में प्रेजेंट हो या फिर 5th मंथ के बाद की बात करें तो उस टाइम पर दिया जाएगा। जो भी राशन दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन राशन। 7th मंथ में तो दिया जाता है 2.5 kg कंसंट्रेट, 8 मंथ में दिया जाएगा 2.5 kg कंसंट्रेट, और 9th मंथ या उसके बाद में दिया जाएगा 2.5 to 3 kg कंसंट्रेट। ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन राशन हो गया। बैलेंस राशन की बात करें तो बेटा ऐसा राशन जिसमें सभी के सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, क्या जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है एनिमल के लिए वो सबके सब अवेलेबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस राशन। राशन इन विच ऑल एसेंशियल एलिमेंट आर अवेलेबल इन प्रॉपर अमाउंट। क्लियर है। फिर इसके बाद में बात करेंगे आइडियल राशन की। तो बेटा आइडियल राशन वो होता है, बैलेंस डाइट बैलेंस राशन का ही एक टाइप है, लेकिन ये कैसा होता है, इकोनॉमिक होता है, मींस जो चीपर हो, मतलब फार्मर के लिए क्या हो, अफोर्डेबल हो, उसी को क्या बोलेंगे, आइडियल राशन बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं फूड स्टफ क्लासिफिकेशन की। फीड स्टफ क्लासिफिकेशन से मतलब है, फीड स्टफ होता क्या है, पशुओं को जो जो चीजें खिलाई जा रही है वो सब किस में आती है, फीड स्टफ में आती है। कितने टाइप, ये क्या क्या प्रेजेंट होता है फीड स्टफ में, सबसे पहले रफेज प्रेजेंट होता है, दूसरा कंसंट्रेट प्रेजेंट होता है, फीड सप्लीमेंट्स हो गए और फीड एडिटिव्स हो गए। क्या क्या,
रफेज में कंसंट्रेट है, फीड सप्लीमेंट है और फीड एडिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, रफेज क्या होता है बेटा, जो चारा पशुओं को दिया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रफेज बोलते हैं। कैसा होता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कम अमाउंट में होते हैं और बल्कि होता है, साइज में ज्यादा होता है, ताकि ये पशुओं को पेट भरने का काम करता है एक्चुअली। अब देखो इसके अंदर क्रूड फाइबर जो होता है, क्रूड फाइबर कितना होता है, 18% से ज्यादा होता है, और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 60% से कम होते हैं। क्रूड फाइबर का अमाउंट ज्यादा है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 60% से कम है। अब बेटा ये रफेज दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक होते हैं सकुलेंट और ड्राई। बेटा जो ग्रीन फोडर में काम में ली जाने वाली चीजें, ग्रीन फोडर, उन सबको क्या बोला जाएगा, सकुलेंट्स बोलते हैं। इनका मॉइस्चर परसेंट ज्यादा होता है, 60 to 90% मॉइस्चर परसेंट होता है। फिर ड्राई मेटेरियल में 10 to 14% होता है। एग्जाम्पल की बात करें, दो टाइप के होते हैं, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। लेग्यूम में क्या क्या आ गए, जैसे कुछ ग्राउंडनट हो गया, या फिर कुछ मस्टर्ड का, जैसे मस्टर्ड नहीं बेटा, जो अपने लेग्यूम क्रॉप्स है उनका चारा हो गया, दालों का चारा हो गया। नॉन लेग्यूम में क्या आ गया, बरसीम हो गया, एटसेट्रा, बरसीम हो गया, रिजका हो गया, ये सब किसमें आते हैं, नॉन लेग्यूम में। ड्राई फोडर की अगर बात की जाए, इनमें क्या होता है, मॉइस्चर परसेंट 10 से 15% प्रेजेंट होता है, कितना 10 to 15% मॉइस्चर परसेंट प्रेजेंट होता है। ड्राई मैटर इनका बहुत ज्यादा होता है, 85 to 90% प्रेजेंट होता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो गए, स्ट्रो हो गया, हे हो गया, ये सब कहाँ आएंगे, ड्राई रफेज में आते हैं। सकुलेंट रफेज या तो लेग्यूम रहेगा या नॉन लेग्यूम रहेगा। लेग्यूम में मीन जो लेग्यूम क्रॉप्स अपनी दालें हैं उनका फोडर हो गया, और जो नॉन लेग्यूम है बरसीम का फोडर हो गया। क्लियर। कंसंट्रेट की बात करें बेटा, जिनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो और लेस बल्कि हो, मीन साइज में छोटे होने चाहिए। इनका में क्या प्रेजेंट होता है, क्रूड फाइबर इनमें 18% से कम होता है, और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 60% से ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गए, क्रूड फाइबर कम हो गया, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट बोलेंगे। क्रूड फाइबर ज्यादा है और न्यूट्रिएंट कम है तो क्या हो गया, रफेज हो गया। तो बेटा ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट कौन सा, एनर्जी रिच, और दूसरा प्रोटीन रिच। एनर्जी रिच, प्रोटीन रिच, जो भी प्रोटीन रिच है वो एनर्जी रिच हो सकते हैं, लेकिन बेटा इनके टारगेट अलग अलग है। जैसे ब्रान वाइट, जैसे ब्रान ऑफ व्हीट, राइस, रूट एंड ट्यूबर हो गए, जैसे पोटेटो हो गया, टर्निप हो गए, और मोलेसेस हो गया, मोलेसेस ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये चीजें एनर्जी रिच है, जिनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एनर्जी रिच में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो कौन से हो गए, एनर्जी रिच। प्रोटीन रिच कौन से हो गए, जिनमें बेटा प्रोटीन और मसल्स बिल्डिंग में काम है, शरीर की जब ग्रोथ हो रही होती है एनिमल की तब दिए जाने वाले हो गए। इनको इनमें क्या क्या आएगा, प्लांट केक आएंगे, कुछ प्लांट केक इंक्लूड हो गए, ब्लड मील हो गया, मीट मील हो गई, फीदर मील हो गई, और फिश मील। एनिमल को स्पेशल टाइम में जब उसकी ग्रोथ के कुछ स्पेसिफिक पीरियड चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे दिया जाने वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है क्या हो गया, प्रोटीन रिच हो गए। फिर फीड सप्लीमेंट्स, फीड सप्लीमेंट क्या होते हैं बेटा, जो कि अलग अलग मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, मिनरल और विटामिन की कमी को कंप्लीट करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले जो भी एडिटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फीड सप्लीमेंट बोलते हैं। विटामिन की फीड सप्लीमेंट्स हो गए। फीड एडिटिव को क्या होते हैं बेटा, जो डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करे उनको क्या बोलते हैं, फीड एडिटिव्स बोलते हैं। तो बेटा क्या क्या हो गया, फीड स्टफ के अंदर चार चीजें प्रेजेंट है, एक रफेज प्रेजेंट है, दूसरा कंसंट्रेट, तीसरा फीड सप्लीमेंट होता, फीड एडिटिव। फीड एडिटिव कौन से होते हैं, जो डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। सप्लीमेंट्स कौन से हो गए, जो स्पेसिफिक चीजों की कमी को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए कुछ पेलेट्स दी जाती होंगी, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली पेलेट्स हो गई। फिर बेटा बात करते हैं कंसंट्रेट की। कंसंट्रेट क्या होता है, जिनमें बेटा टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और क्रूड फाइबर कम प्रेजेंट होता है, कितना 18% से कम और 16% से ज्यादा। कितने टाइप के हो सकते हैं, एनर्जी रिच हो सकते हैं और प्रोटीन रिच हो सकते हैं। एनर्जी रिच कौन से होंगे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन रिच जिनमें प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा। बात करें रफेज की, रफेज लेस न्यूट्रिटिव होते हैं लेकिन बल्कि ज्यादा होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े मीन्स हल्के होते हैं और साइज इनका ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है, क्रूड फाइबर ज्यादा प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कम प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, सकुलेंट और ड्राई। सकुलेंट कौन से होंगे, जो ग्रीन फोडर में काम में आने वाले हैं, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम
फोल्डर्स हो गए। ड्राई फोल्डर कौन से होंगे, जो कि बेटा जिनमें मॉइस्चर परसेंट कम प्रेजेंट होता है और टोटल और ड्राई मैटर ज्यादा प्रेजेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, ड्राई रफेज बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग फोल्डर की, और फोल्डर कंसेंट्रेशन एंड साइलेज। फोल्डर बेटा जो फोल्डर के लिए सीजन की हम बात करते हैं तो बेटा एक तो होता है लीन सीजन या ऑफ सीजन। ऑफ सीजन जब बेटा फोल्डर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या अपने लिए अवेलेबिलिटी कम होती है, तो सितंबर टू अक्टूबर और अप्रैल टू मई का जो सीजन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, ऑफ सीजन बोलते हैं, लीन सीजन बोलते हैं। लस्ट सीजन या ऑन सीजन क्या, रेनी और विंटर सीजन में जब बेटा फोल्डर इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लस्ट सीजन या ऑन सीजन बोलते हैं। अब बेटा हे क्या होता है, हे बेटा ग्रीन फोल्डर को सुखा करके आर्टिफिशियली ड्राई करके बनाए गए फोल्डर को क्या बोलेंगे, हेफ। इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है क्योंकि ड्राई क्या होता है। साइलेज क्या होता है, ऐसा फोल्डर जिसमें मॉइस्चर अमाउंट को स्टोरेज किया गया है या फिर इसके को प्रिजर्व किया जाता है मॉइस्चर को, तो इसका मॉइस्चर अमाउंट ज्यादा होता है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, हाईलेज बोलते हैं, जिसमें 40 to 50% मॉइस्चर परसेंट प्रेजेंट होता है। साइलेज होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है इसकी बात करते हैं। साइलेज बेटा पिट्स के अंदर, जैसे ग्रीन फोल्डर लाए, इसको पिट के अंदर दबा के रख दिया जाता है। कितने टाइम के लिए, लगभग 3 मंथ के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ताकि इसके अंदर कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो सके। कौन सी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एनएरोबियल माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। उसकी वजह से बेटा ये टेस्टी भी बन जाता है, न्यूट्रिटिव भी बन जाता है, और एक फोल्डर प्रिजर्वेशन का मेथड भी है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फोल्डर एट हाई मॉइस्चर इन एनारोबिक कंडीशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग साइलेज इज नोन एज एनसाइक्लिंग। एनसाइक्लिंग के बेटा 2 मेथड हो सकते हैं, या तो इस सरफेस के ऊपर बन सकता है या फिर पिट्स के अंदर बन सकता है, इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो बेटा पिट या ट्रेंच के अंदर जो बनाए जा रहे हैं इनको तो क्या कहाँ बनेंगे, ये सरफेस के अंदर बनते हैं। और बुर्ज मेथड से जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, सरफेस के ऊपर में। इनको कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक की पॉलीथीन से, ताकि इनके अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो रोका जा सके। क्लियर है। रेनी सीजन के अंदर ये बनाए जाते हैं और ये बेटा विंटर सीजन के अंदर बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब बेटा साइलेज की बात करते हैं। कलर कैसा होता है, ग्रीन येलो कलर का होता है। मॉइस्चर परसेंट 60 to 65% होता है। ड्राई मैटर इनका 35 to 40% होता है। फिर बात करें पीएच वैल्यू की, अगर स्पेशल पूछा जाए तो 4.2 से कम होगी, और अगर रेंज में पूछा जाए तो 3.5 to 4.2 पीएच होती है। ब्यूटायरिक एसिड इसके अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एमोनिया नाइट्रोजन 10 से 12% में प्रेजेंट होती है। कितने, 10 से 12% में प्रेजेंट होती है अमोनिया नाइट्रोजन। ठीक है। कितने टाइम में रेडी होता है, 12 से 13 वीक, मींस अराउंड 3 मंथ्स का टाइम इसमें लगता है, अराउंड 3 मंथ्स। बेस्ट क्रॉप कौन सी है साइलेज मेकिंग के लिए, मेज होगी, बाजरा होगी और सोरगम होगी। सबसे बेस्ट का पूछा जाए तो मेज। बेटा साइलेज के अंदर विटामिन ए हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। साइलेज में विटामिन ए हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ साइलेज की बात करें, बेटा 2 टाइप के साइलेज होते हैं, एक स्वीट साइलेज और दूसरा एसिडिक साइलेज या एसिड साइलेज। बेटा जो स्वीट साइलेज होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। कौन सा, डार्क ब्राउन कलर होता है। एसिडिक साइलेज में एसिटिक एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कलर इसका लाइट ब्राउन होता है। ठीक है। अब बेटा स्वीट साइलेज है उसको तो कब बनाया जाता है, रेनी सीजन में बनाया जाता है, और अर्थ की सरफेस के ऊपर ब्रूज मेथड से बनाया जाता है। और जो एसिडिक साइलेज है इसको पिट या ट्रेंचेज में बनाया जाता है, और सोइल सरफेस के अंदर की ओर बनाया जाता है। क्लियर। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन हे की। हे कौन सा हो गया बेटा, ऐसा फोल्डर जिसको आर्टिफिशियली ड्राई किया गया हो। आर्टिफिशियली ड्राई मैटर होता है, इसमें मॉइस्चर परसेंट 10 to 15% होती है। ड्राई मैटर इसका 85 to 90% होता है। रेडी कब होता है, 1 से 1.5 मंथ के अंदर ही रेडी हो जाता है ये। और ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है। ठीक है। बेस्ट क्रॉप कौन सी है बेटा, बरसीम और लूसर्न, जिसको रिज का भी बोला जाता है अपनी लोकल लैंग्वेज में। अब बेटा हे की बात करें तो कटिंग स्टेज ऑफ हे एंड साइलेज फ्लोवरिंग स्टेज होनी चाहिए, फ्लोवरिंग स्टेज से पहले। हे के लिए तो बेटा स्पेशली कब होता है, बिफोर फ्लोवरिंग स्टेज। और बेटा साइलेज के लिए देखा जाए तो 8 फ्लोवरिंग स्टेज में ही इसको कट किया जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा इस जब तक फ्लोवरिंग स्टेज आती है तब तक प्लांट मैच्योर नहीं हुआ होता है, और उसके अंदर जो क्रूड फाइबर प्रेजेंट होता है, क्रूड फाइबर जो प्रेजेंट होता है वो कम अमाउंट में होता है। क्रूड फाइबर कम अमाउंट में होगा तो बेटा उसको चबाने में आसानी रहेगी, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, चबाने में आसानी रहेगी, तो बेटा पशुओं के लिए खाने में आसानी रहेगी। इसको कुल मिला के बात ये, इसलिए इसको फ्लोवरिंग स्टेज से पहले काट लिया जाता है। टाइप ऑफ हे के अलग अलग टाइप्स है। कौन से बेटा? लेग्यूम। लेग्यूम में क्या होता है बेटा? मोर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? तो विटामिन ए, डी एंड ई प्रेजेंट होता है और हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लेग्यूम क्रॉप, पी हो गया, काउपी, बरसीम और लूसर्न। क्या? बरसीम, लूसर्न, काउपी और पी। फिर नॉन लेग्यूम की बात करें तो ग्रीन ग्रास, जो भी अपने पास मोनोकोट ग्रास प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोरगम हो गया, सूडान ग्रास हो गया। फिर मिक्स है में सोयाबीन प्लस सूडान ग्रास हो गई, ग्रास और ओट प्लस पी हो गया। फिर बात करें ग्रेन है, इसमें बार्ले, बाजरा और व्हीट के की छोटी छोटी जो फसल है उसको ड्राई करके सुखाया जाता है और स्टोर किया जाता है। फिर बात करें कैटल ब्रीड की और कुछ टर्मिनोलॉजी की। बेटा सबसे पहले तो बात करते हैं कैटल की। तो कैटल के अंदर कभी कभी तुम्हें ऐसा सुनने में आया होगा कि कैटल्स के अंदर काऊ और बफेलो दोनों को काउंट किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैटल मीन्स ओनली हम लोग काऊ की बात करेंगे। ब्रीड्स की बात करते हैं, ब्रीड की डेफिनेशन की बात करते हैं। बेटा ऐसे जो एनिमल जिनमें सिमिलर ट्रेट्स दिखते हो, क्या? सिमिलर ट्रेट्स दिखते हो। जैसे ट्रेट्स मींस जो फिजिकल फीचर है या फिर बाहर से दिखने में एनिमल कैसा है, ये इन सब को अगर सिमिलरिटीज प्रेजेंट है तो वो कैसी है? ब्रीड या एक ही ब्रीड के एनिमल्स है। फिर बेटा बात करते हैं फैमिली की। तो इनकी फैमिली क्या होती है? बोविडी फैमिली है। कौन सी? बोविडी फैमिली है। फिर बात करते हैं इनके टाइप की। जो काऊ या फिर कैटल के दो टाइप है अपने जो इंडिया में जिनका डोमेस्टिकेशन किया गया है या फिर एक्सोटिक है जो पाले जा रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? दो टाइप की काऊ होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट काऊ है इंडिजिनस काऊ। दूसरी काऊ कौन सी है? एक्सोटिक काऊ। एक इंडिजिनस काऊ कौन सी है? जो इंडिया से ही ओरिजिन हुई है या यहीं की से डोमेस्टिकेशन किया गया है। फिर एक्सोटिक काऊ कौन सी है? जिनको बेटा किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में लाया गया है एक्सपोर्ट करके उनकी क्वालिटीज की वजह से। तो कौन कौन सी होगी? दो ब्रीड होगी अपने पास। कौन सी? इंडिजिनस काऊ और एक्सोटिक काऊ। इंडिजिनस काऊ कौन सी है? जिनके पास बेटा हम्प प्रेजेंट होता है। हम्प प्रेजेंट होता है। इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। कौन सा? बोस इंडिकस होता है। और इनके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 60 होते हैं। लास्ट ईयर सीयूटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने क्रोमोसोम नंबर ऑफ काऊ पूछा गया था। क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 60 हो गए। फिर बात करें एक्सोटिक काऊ की। ये हम्पलेस काऊ होती है बेटा। इनकी जो पीठ होती है एकदम ऐसे फ्लैट होती है। तो जो इंडिजिनस काऊ है इनकी पीठ की बात करें तो यहाँ पर हम्प निकला हुआ होता है। हम्प जिसको कूबड़ बोलते हैं उसकी बात हो रही है। साइंटिफिक नेम बोस टोरसस बोला जाता है। क्या? बोस टोरसस बोलते हैं। फिर क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। इनके क्रोमोसोम नंबर 58 होते हैं। फिर बेटा कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो बेटा ग्रुप ऑफ काऊ होता है या ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, इसको क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे, जहां पर एनिमल बांधे गए हर्ड। ठीक है। पार्चुरेशन की बात करते हैं। जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन उसको क्या बोला जाएगा? काल्विंग बोला जाएगा। मेटिंग का जो मेथड है या मेटिंग का एक्ट है उसको क्या बोलेंगे? सर्विंग बोलेंगे। साउंड क्या करते हैं? बेलोइंग करते हैं। और न्यू बोर्न को क्या बोला जाता है? काफ बोलते हैं। जैसे बेटा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करें तो बेटा जैसे मेल कैटल को क्या बोला जाएगा? मेल कैटल को बोलते हैं बुल। फीमेल कैटल को क्या बोलते हैं? काऊ। बेटा इनका जो न्यू बोर्न होता है इसको क्या बोला जाता है? काफ। फिर बात करेंगे इनके एक्ट ऑफ मैटिंग की। तो क्या बोलते हैं? सर्विंग। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को बोला जाएगा काल्विंग। ठीक है। मेल पेरेंट को क्या बोला जाता है? मेल पेरेंट को या फादर को सीरे। और फीमेल पेरेंट को क्या बोलते हैं? मदर को या फीमेल पेरेंट को डैम बोला जाता है। क्लियर है बेटा? ये क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। मेल को क्या बोलते हैं? नॉर्मली जो मेल प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। फीमेल को क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। न्यूबॉर्न को काफ बोला जाता है। मेटिंग का जो एक्ट है, मेटिंग का एक्ट मींस मेल और फीमेल मिल रहे हैं, किसे? एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं? काल्विंग बोलते हैं। मेल पेरेंट को सीरे बोला जाता है और फीमेल पेरेंट को डैम बोलते हैं। अब देखो एक बार इधर, ग्रुप का हर्ड बोल दिया, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन काल्विंग हो गई, एक्ट ऑफ मेटिंग क्या हो गई? सर्विंग हो गई, न्यू बोर्न को काफ बोल दिया और साउंड कौन सा हो गया? बेलोविंग हो गया। क्लियर? अब बेटा कुछ टर्म रिलेटेड है मेल से।
एडल्ट को बुल बोल रहे हैं, यंग जो नया हो रहा है उसको बुल काफ, मगर मेल काफ है तो उसको क्या बोलेंगे, बुल काफ। कस्ट्रेटेड बेटा जिसके अगर टेस्टिकल्स को हटा दिया गया है, क्यों, एग्रीकल्चरल वर्क में इसको यूज किया जाएगा, जिसके इसीलिए इसके जो एनर्जी है वो रिप्रोडक्टिव एनर्जी के थ्रू वेस्ट नहीं हो, तो इसको क्या क्या बोला जाएगा, बुलक बोला जाता है। कैसे होते हैं ये बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कैस्ट्रेटेड होते हैं। कैस्ट्रेशन के लिए अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे फेवरेबल मेथड कौन सा होता है एनिमल के लिए, बर्डिजो कैस्ट्रेटर, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इनकी नर्व को कुचल दिया जाता है ताकि इनका ब्लड फ्लो रोका जा सके। फिर बेटा बात करते हैं अनकेस्ट्रेटेड मेल की। अनकेस्ट्रेटेड मेल जो कि ब्रीडिंग के लिए यूज लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। मीट को क्या बोला जाता है, काऊ और बुल के दोनों के मीट को क्या बोला जाएगा, बीफ बोलते हैं। फिर बात करेंगे काफ के मीट की बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, व्हील बोलते हैं, क्या, व्हील। हीट डिटेक्शन के लिए जो बुल काम में लिए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, टीजर बुल बोलते हैं। कौन से, टीजर बुल बोलते हैं। फिर फीमेल की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, एडल्ट फीमेल को क्या बोलेंगे, काऊ बोलेंगे। यंग फीमेल को हीफर बोलते हैं, जो कि बेटा अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रेग्नेंट नहीं हुई फीमेल को क्या बोलते हैं, हीफर बोलते हैं। और स्प्रेड बोला जाता है कैस्ट्रेटेड फीमेल को, अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण जो बेटा बच्चा नहीं कर पा रही है उनको क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काऊ के लिए बेटा प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जो अपनी देसी काऊ है बोस इंडिकस, देसी काऊ के लिए तो अराउंड 24 मंथ होती है। कितनी, अराउंड 24 मंथ्स प्यूबर्टी की एज। जबकि एज ऑफ प्यूबर्टी का मीनिंग क्या होता है, जब बेटा फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाए। और जो एक्सोटिक काऊ है, एक्सोटिक काऊ, इनके लिए बेटा अराउंड 18 मंथ होती है एज ऑफ प्यूबर्टी। गेस्टेशन पीरियड बेटा 285 डेज होता है। गेस्टेशन पीरियड बेटा ऐसा टाइम जिसमें प्रेगनेंसी को या फिर बच्चे को गर्भ में या फिर अपने गर्भ में रखा जाता है, होल्ड किया जाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये कितना होता है, 280 टू 285 होता है। ओस्ट्रस साइकिल होती है इनकी 21 डेज की होती है। कितने, 21 डेज की। हीट पीरियड क्या होता है बेटा, वो टाइम जिसमें एग रिलीज हो रहा होता है, कहां से, ओवरी से। कितना होता है, 18 आवर का होता है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें 101 फ़ारेनहाइट होता है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट रेट की बात करें, हार्ट बीट रेट होता है इनमें 40 टू 50 बीट पर मिनट। और बेटा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है इनका 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर। तो बेटा ये चीजें सीधी सीधी याद करनी होती है, उनको एग्जाम में बार बार मल्टीपल टाइम पूछा गया। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है, 24 मंथ देसी काऊ के लिए, और एक्सोटिक काऊ के लिए 18 मंथ होती है। गेस्टेशन पीरियड 280 टू 285 स्पेशली काऊ के लिए। ओस्ट्रस साइकिल का टाइम कितना होता है, 21 डेज का होता है। हीट पीरियड 18 घंटे का होता है। बॉडी टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट। रेट ऑफ रेस्पिरेशन 12 टू 16 पर मिनट। और हार्ट बीट रेट 14 टू 50 पर मिनट। अब बेटा इनकी ब्रीड्स की बात करेंगे। जो इंडिजिनस कैटल है इनकी ब्रीड बेटा 3 टाइप से इनको क्लासिफाई किया गया है। एक होती है मिल्च पर्पस ब्रीड्स, दूसरी होती है डुअल पर्पस ब्रीड, और तीसरी ड्राउट पर्पस ब्रीड। बेटा ऐसी ब्रीड्स जिनको स्पेशली दूध के प्रोडक्शन के लिए या मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या बोलेंगे, मिल्च पर्पस ब्रीड। इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, हाईएस्ट होता है। कितना दे सकती है ये मिल्क एक लैक्टेशन पीरियड के दौरान, बेटा 1500 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में देती है। और वर्क इनमें इनके मेल जनरली लेजी होते हैं, वर्क एफिशिएंसी इनकी कम होती है। फिर ड्यूअल पर्पस बेटा जिनको मिल्क भी प्रोडक्शन अच्छा हो और कुछ अच्छे अमाउंट में क्या करें, वर्क भी कर सकते हो, तो इनका मिल्क प्रोडक्शन हाइयर होता है। हाईएस्ट नहीं बोला जाएगा, कितना हाइयर होता है। और कितना लैक्टेशन पीरियड में कितना मिल्क सीक्रेट करती है, 1200 से 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ड्राउट पर्पस बेटा इनका मिल्क प्रोडक्शन लेवल कम होता है, और ये हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इनकी हाईएस्ट होती है।
कितना 500 से 900 लीटर पर लैक्टेशन ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा कुछ मिल्क ब्रीड की बात करते हैं। फर्स्ट ब्रीड है अपनी साहिवाल। साहिवाल बेटा इनको का मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका ओरिजिन माना गया है। कौन सा? मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अदर नेम क्या है? लोला है, क्योंकि बेटा इसके जो गले की जो स्किन लटकी हुई होती है उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? लूज स्किन वाली काऊ बोला जाता है। इसका नाम क्या है? लोला है। मुल्तानी बेटा ओरिजिन की वजह से बोला गया है और तेली कलर की वजह से बोला जाता है। तो इसका कलर कैसा होता है? स्पेशली रेडिश कलर की होती है और इसकी जो टेल है वो काफी लंबी होती है, इसके टखने से नीचे तक जाती है। हाईलाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाईएस्ट और स्वीटेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है। स्वीटेस्ट मिल्क का रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज शुगर जो है, मिल्क शुगर को लैक्टोज शुगर बोलते हैं। लैक्टोज शुगर का अमाउंट 5% से ज्यादा होता है, 5% से ज्यादा होता है और फैट परसेंटेज 4 to 5% होता है। ठीक है, 4.5%। पर लैक्टेशन पीरियड में कितना मिल्क सीक्रेट कर सकती है? 2000 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क सीक्रेट कर सकती है। दूसरी बात करें गिर की। गिर का ओरिजिन कहाँ से होता है? गुजरात से, गुजरात के काठियावाड़ जूनागढ़ से बताया गया है। इसके दूसरे नाम बेटा यूएस में इसको ब्राह्मण के नाम से बोला जाता है, बाकी लोकल लैंग्वेज में इसको अजमेरा और रेंडी सूरती के नाम से जाना जाता है। हाइलाइट्स के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो बेटा इनके हॉर्न जो इसके सींग होते हैं वो कर्व शेप के होते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है? हाफ मून अपीयरेंस देती है। स्ट्रक्चर इनकी कैसी अपीयरेंस देती है? हाफ मून अपीयरेंस देती है। यूजफुल इन फॉरेन बीफ पर्पज। फॉरेन या कुछ विदेशों में इसको बीफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फिर इनमें इनका डिजीज रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। गिर का डिजीज रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। वेट की बात करें तो मेल इनका 550 किलोग्राम का हो सकता है और फीमेल इनकी 450 किलोग्राम की हो सकती है। लैक्टेशन पीरियड में बेटा 1600 से 18 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। फिर सिंधी या रेड सिंधी की बात करते हैं। इनका बेटा ओरिजिन कहाँ से? पाकिस्तान के कराची से माना गया। कलर इनका डार्क रेड कलर के ये होते हैं। इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इनके पास और रेजिस्टेंट होती है किसके लिए? समर के लिए, समर सीजन के लिए। और 1250 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में ये मिल्क का सिक्रेशन करती है। लास्ट बात करें दियोनी। इनका ओरिजिन कहाँ से माना गया? कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन से माना गया है। फिर इनके अदर नेम डेक्कन और डेंजर पति। कलर इनका व्हाइट कलर होता है विद ब्लैक इरेगुलर स्पॉट। व्हाइट कलर में कुछ ब्लैक इरेगुलर स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। मिल्क इनका 1500 से 1600 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। तो बेटा जब भी हमने मिल्क पर्पज ब्रीड की बात की तो 1500 के आसपास की जो बातें चल रही है पर लैक्टेशन पीरियड की, वो सब मिलेगा अपने को। फिर बेटा आगे बात करते हैं ड्यूअल पर्पज कैटल्स की। सबसे पहली ड्यूअल पर्पज है हरियाणा। हरियाणा का ओरिजिन बेटा रोहतक या हिसार से बताया गया है। कहां से? रोहतक या हिसार से। कलर की बात करें व्हाइट ग्रे कलर की होती है। टेल इनकी लंबी होती है और ब्लैक बंच ऑन एंड ऑफ टेल। पूरी टेल क्या होगी? व्हाइट कलर की प्रेजेंट होगी, लेकिन एंड में क्या प्रेजेंट होगा? ब्लैक कलर का बंच प्रेजेंट होता है हेयर्स का। बेस्ट फीचर की इनकी बात करें तो ये बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड है इंडिया में। कौन सी? बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। बेटा एक और ड्यूअल पर्पज ब्रीड अमृत महल की भी माना गया है। कौन सी? अगर स्पेशली इंडिया का नाम देके पूछा जाए तो अमृत महल को ही अपने को आंसर में टिक करना है। फिर दूसरी ब्रीड की बात करें राठी। ओरिजिन का राठ एरिया जो कि अलवर के आसपास का है। हाइलाइट्स इनकी नोन एज इनको किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये राजस्थान में बेटा मिल्क पर्पज के लिए सबसे ज्यादा यूज ली जाती है। इसको क्या बोला गया? गुड मिल्क पर्पज ब्रीड इन राजस्थान। राजस्थान में इनका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है या अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि बेटा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है राजस्थान के लिए। व्हाइट कलर होता है और रेड और ब्लैक स्पॉट इनमें प्रेजेंट होते हैं। 1200 से 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड इनका मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इनको बेटा बनाया कैसे गया है? बेटा ये ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है। कौन सी? ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है। राठी का प्रोडक्शन किया बनाया गया है किसके थ्रू? साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी में आपस में आउट ब्रीडिंग करवा के बनाया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डुअल पर्पज थार पारकर। थार पारकर का ओरिजिन कौन सा है? सिंध पाकिस्तान है। इनके अलग नाम क्या है? और दूसरे नाम ग्रे सिंधी बोलते हैं, व्हाइट सिंधी और थारी भी बोला जाता है, क्योंकि बेटा थार राजस्थान के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। गुड मिल्क प्रोडक्शन इन डेजर्ट कंडीशन के अंदर सबसे अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। गुड ड्यूअल पर्पज ब्रीड इन राजस्थान। राजस्थान की अगर ड्यूअल पर्पज ब्रीड पूछी जाए तो थार पारकर।
अगर इंडिया की पूछी जाए तो अमृत महल या फिर हरियाणवी से हम बता सकते हैं। इनका लैक्टेशन कितना होता है, 1800 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड ये प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट बात करें कंकरेज की, फोर्थ ब्रीड अपनी कौन, कंकरेज। इन ओरिजिन कहाँ है इनका, रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। इनका दूसरा नाम बनियार के नाम से इनको जानते हैं। फिर बेटा इनका लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ब्रीड इन इंडिया, कैसी होती है, लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ब्रीड, सबसे लंबी साइज में होती है और वजन का सबसे ज्यादा होता है। फेमस फॉर सवाई चाल के लिए फेमस होती है। सवाई चाल मीन्स एक बार में ये 1.25 मीटर को एरिया को कवर कर लेती है, 1.25 मीटर एरिया को कवर करती है। इनके हॉर्न कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। 90% इनमें 90% चांसेज ऑफ कैंसर जो होता है वो इनके हॉर्न के थ्रू होता है। लैक्टेशन पीरियड में 1700 से 1800 लीटर मिल्क पर लैक्टेशन पीरियड ये सीक्रेट करते हैं। मेवाती की बात करें, मथुरा और गुरुग्राम एरिया में इसका ओरिजिन है। अदर नेम इसके कोशी है, क्योंकि बेटा नदी के किनारे पर ओरिजिन इसका बताया गया है। फिर बॉडी कलर व्हाइट है, लेकिन इसके नेक और शोल्डर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। लैक्टेशन इनका 1000 से 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट बात करें बेटा ड्राउट पर, बेटा इनको डेवलप किया जाता है किसके लिए, स्पेशली वजन उठाने के लिए। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ब्रीड है, नागौरी। कहाँ होता है इनका, नागौर राजस्थान में इनका ओरिजिन बताया है। कलर इनका कैसा होता है, मोस्टली व्हाइट या फिर लाइट ब्राउन कलर के ये मिलते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी स्ट्रॉन्ग लेग होती है और नेक और जोड़े इनके कंधे, जो इनकी चेस्ट है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होती है। इनके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करी जाए तो ये फेमस ब्रीड फॉर राजस्थान है ड्राउट पर्पज के लिए। इनके बेटा रनिंग के लिए मेल फेमस होते हैं, जो कि कई तरीके के स्पोर्ट्स में राजस्थान में काम में लिए जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर के वर्क के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है। नेक्स्ट बात करें मालवी की, जो कि मालवा एरिया एमपी से ओरिजिनेट है। राजस्थान में कहाँ मिलती है, हाड़ौती एरिया में मिलती है, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो कि बेटा चारों के चार कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ मिलके बेटा हाड़ौती एरिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वहीं पर ये सबसे ज्यादा मिलती है राजस्थान में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मेल के क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इनके लेग और नेक का पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। लेग और नेक कहाँ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन 700 से 900 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सोटिक कैटल की, जो बेटा बाहर से किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में लाई गई है इंपोर्ट के द्वारा। बेटा ये देखो इनका, और सबसे फर्स्ट ब्रीड कौन सी है, जर्सी ब्रीड है। जर्सी को बेटा कहाँ से लाया गया है, लैंड ऑफ इंग्लिश चैनल, या फिर कहाँ से लाया गया है, लैंड ऑफ इंग्लिश चैनल से लाया गया है। ये बेटा स्मॉलेस्ट ब्रीड है, कौन सी, स्मॉलेस्ट एक्सोटिक ब्रीड है। कलर इनका रेड और ब्राउन कलर की होती है। हाईएस्ट फैट परसेंट इनके मिल्क में प्रेजेंट होता है 5 to 5.25%। मिल्क प्रोडक्शन 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। कितना, 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड है। फिर दूसरी बात करें हम लोग आयरशायर, इनका ओरिजिन कहाँ है, स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड है कैटल की वर्ल्ड में। कौन सी, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड इन ऑफ कैटल आयरशायर। बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और हार्ड टू मैनेज, बेटा इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। 4850 लीटर मिल्क पर लैक्टेशन पीरियड ये सीक्रेट कर सकती है। फिर नेक्स्ट बात करें थर्ड ब्रीड की, होलिस्टीन फ्रीजियन, या इसको एसएफ भी बोल सकते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट है, हॉलैंड से ओरिजिनेट है। ब्लैक और व्हाइट कलर के स्पॉट इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ वर्ल्ड की सबसे हेवीएस्ट ब्रीड है। फिर इनका मेल कितने 900 से 1000 किलोग्राम के होते हैं और फीमेल इनकी 750 से 800 किलोग्राम की होती है। फिर लार्जेस्ट फीडिंग कैपेसिटी, बेटा इन बहुत लंबे टाइम तक इनका लैक्टेशन पीरियड चलते रहता है। फिर हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड दे रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाए गए, क्यूबा में इनका बना हुआ है, कितना, 23500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड का। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन स्विस की, कहाँ की ओरिजिनेट है, स्विट्जरलैंड की काऊ है। बेटा कलर की बात करें तो व्हाइट और ब्राउन कलर है। इनके बुलक क्या होते, बुलक कैसे होते हैं, प्लाउइंग के लिए सबसे मेन रोल में होते हैं। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी लेग्स क्या होती है, मजबूत होती है। और ये जो फीमेल है उसको मिल्क और मीट पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड डियोनी, इनका ओरिजिन कहाँ है, डेनमार्क में। कलर इनका रेड होता है और कैसी है, बेटा मिल्क पर्पज ब्रीड है। तो बेटा हमने क्या क्या बात कर ली अभी तक के लिए,
कैटल ब्रीड्स के अंदर देखा जाए तो हमने इंडियन ब्रीड थी, इंडियन कैटल ब्रीड है, इनमें से मिल्क पर्पस, डुअल पर्पस और ड्राउट पर्पस तीनों की बात कर ली। इसके अलावा एक्सोटिक ब्रीड्स की बात कर ली है। अब बेटा कुछ क्रॉस ब्रीड है, इनको याद रखना है सीधा सीधा। क्रॉस ब्रीड कौन सी है? फर्स्ट है करण स्विस। इसका किस किस के मिलने से क्रॉस हुआ है? साहिवाल और ब्राउन स्विस से। कहाँ करवाया गया है? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। करण फ्राइज थार पार्कर और होलेस्टन फ्रीजन से एनडीआरआई करनाल में ही करवाया गया है। फ्रीजवाल, साहिवाल और होलेस्टन फ्रीजन से मेरठ यूपी में करवाया गया है। नेक्स्ट बात करें जर्सिंद की, जो कि जर्सी और सिंधी के क्रॉस से बनी है। सुनंदिनी ब्राउन स्विस जर्सी और होलेस्टन फ्रीजन के ट्रिपल फ्यूजन से बनी है। फिर दियोनी की बात करें तो गिर, थार पार्कर और कुछ लोकल ब्रीड्स के ट्रिपल फ्यूजन से बनी है। राठी की बात करें तो साहिवाल, थार पार्कर और रेड सिंधी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट राठी याद रखनी है। ट्रिपल फ्यूजन ब्रीड कौन सी है? राठी है, जो कि किन किन के मिलने से बनी है? साहिवाल, थार पार्कर और रेड सिंधी। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग सेंटर है राजस्थान के, जैसे जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जर्सी काऊ का ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? बस्सी, जयपुर में प्रेजेंट है। थार पार्कर के लिए ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? सूरतगढ़ में प्रेजेंट है, श्री गंगानगर सूरतगढ़ में। हरियाणवी ब्रीड के लिए ब्रीडिंग सेंटर भरतपुर में है। राठी के लिए ब्रीडिंग सेंटर नोहर में है। गिर के लिए ब्रीडिंग सेंटर झालावाड़ में है और मेवाती के लिए ब्रीडिंग सेंटर अलवर में है। ठीक है बेटा, ये अपने क्या हो गया, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर ली। क्या टर्मिनोलॉजी की बात की है? किससे रिलेटेड? काऊ से रिलेटेड। इसके बाद में हमने काऊ की ब्रीड्स कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सेम टर्मिनोलॉजी और ब्रीड्स की बात करेंगे बफेलो की। फिर इसके बाद बेटा कंटिन्यू क्लास में लग रहा है जिस प्रकार से अपनी क्लासेज चल रही है तो 5 से 7 लेक्चर में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में कुछ क्लासेज हॉर्टिकल्चर की और क्रॉप प्रोडक्शन की रहेंगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। मेरा मानना ये है कि लगभग अपना 1 मई से पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे। और इसके लिए बेटा जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपने ACI एप्लीकेशन पर, उसको आप विजिट कर सकते हो आराम से। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है बेटा, थैंक यू।